तो ये हमारा 2021-22 का क्वेश्चन पेपर है, इसको और डिस्कस करना था। देखिए 2021-22 फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेट ए इक्वल टू दिस एंड रिलेशन दिया गया है और फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंस क्लास इंड्यूस्ड बाय आर। देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें सभी का हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे 1, कितने एलिमेंट हैं 6, 1 2 3 4 5 6। इक्विवेलेंस कैसे क्लास कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर a कॉमा b है तो अगर b यहाँ है तो a को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो देखिए 1 कहाँ पर है, एक 1 ये रहा, इधर आ गया, और देखिए 1 कहाँ पर है राइट हैंड साइड पे, एक ये रहा, तो मैं यहाँ पर 5 को ऐड कर देता हूँ और कहीं 1 नहीं है। 2 देखिए राइट हैंड साइड पे कहाँ पर है, एक तो ये रहा तो 2 ऐड कर दीजिए, इसके बाद एक 2 ये रहा तो 3 ऐड कर दीजिए, और 2 एक ये रहा तो 6 ऐड कर दीजिए। 3 का इक्विवेलेंस क्लास देखिए, तो 3 कहाँ पर राइट हैंड साइड पे, एक ये है तो 2 ऐड हो जाएगा, इसके बाद 3 ये रहा तो 3 ऐड हो गया, इसके बाद 3 ये रहा तो 6 ऐड हो गया। ठीक, इन दोनों का सेम आ गया। 4 का देखिए, 4 राइट हैंड साइड पे कहाँ पर है, ये रहा और कहीं नहीं, तो 4। 5 देखिए राइट हैंड साइड पे कहाँ पर है, एक ये रहा तो 1 हो गया, इसके बाद 5 राइट हैंड साइड पे ये रहा तो 5 और कहीं नहीं, तो 5 का इक्विवेलेंस क्लास ये हो गया। 6 राइट हैंड साइड पे कहाँ पर है, एक तो ये रहा तो 2, एक ये रहा तो 3 ऐड हो जाएगा, और 6 कहाँ पर है, एक ये रहा तो ये, तो ये सभी एलिमेंट्स के इक्विवेलेंस क्लास हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व एक्रीमेंट फंक्शन a2,1। इसमें देखिए एक्रीमेंट फंक्शन को दिया नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए कह दिया, तो इसका मतलब आपको ये याद भी रखना पड़ेगा कि एक्रीमेंट फंक्शन होता क्या है। देखिए एक्रीमेंट फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है, a ऑफ m n, a ऑफ m कॉमा n इक्वल टू, अगर m इक्वल टू 0 है तो n प्लस 1, अगर m इज ग्रेटर देन 0 है एंड n इक्वल टू 0 है तो हम लोग इसको लिखते हैं a ऑफ m माइनस 1 कॉमा 1, और अगर m ग्रेटर देन 0 है और n भी ग्रेटर देन 0 है तो उसको लिखते हैं a ऑफ m माइनस 1 कॉमा a ऑफ m कॉमा n माइनस 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है a ऑफ 2,1। देखिए 2,1 में कौन सी कंडीशन लगेगी, ये वाली, तो क्या होगा, a ऑफ m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और n की वैल्यू क्या है 1, तो m माइनस 1 कितना हो गया 1, कॉमा a ऑफ m की वैल्यू है 2 कॉमा n माइनस 1 कितना हो गया 0। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो मैं पूरा ही लिखता जाता हूँ a1 कॉमा, अब a2 0 पे कौन सा लगाएंगे आप, m इज ये वाला, m इज ग्रेटर देन 0 है और n इक्वल टू 0 है, क्योंकि m की वैल्यू क्या हो गई है 1 और n की वैल्यू क्या हो गई है 0, तो क्या हो जाएगा a ऑफ m माइनस 1 मतलब हो जाएगा 1 कॉमा 1, m माइनस 1 कॉमा 1, तो 1 कॉमा 1 हो गया। अब देखिए अब कौन सा वैल्यू लगेगा a1 कॉमा, अब इसको ही कैलकुलेट करेंगे तो अब अगेन फिर ये वाला सिस्टम लग जाएगा, तो क्या होगा a ऑफ ब्रैकेट में m माइनस 1 तो हो गया 0 कॉमा a ऑफ m मतलब 1 कॉमा n माइनस 1 कितना हो गया 0। अभी 3 हो गए, तो अब पहले हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बाकी को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 1 कॉमा a कॉमा 0 कॉमा, अब a1 कॉमा 0 कौन सा लगेगा फंडा, ये वाला, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a ऑफ 0 कॉमा 1, इस सेकंड रूल के हिसाब से, तो 0 कॉमा 1। अब देखिए a ऑफ 1 कॉमा a
0, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 0, 1, तो m की वैल्यू अब 0 हो गई, तो ये वाला लगेगा, मतलब n+1, तो कितना हो गया 0, 2। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, अब मैं इधर लिखना चालू करता हूँ, a 1, अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0, 2, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा 0, 2 पे, m की वैल्यू तो 0 है, अभी पहले फर्स्ट वाला ही लगेगा, तो ये हो जाएगा 1, 3। ठीक है, अब देखिए, अब कौन सा लगेगा, ये वाला, दोनों ही वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, a ऑफ m-1 तो 0, a ऑफ 1, क्या हो जाएगा n-1 मतलब 2 इक्वल टू a ऑफ 0, 1, 2 पे अगेन यही वाला फॉर्मूला इसकी कैलकुलेशन के लिए, m-1 हो गया 0, a ऑफ 1, n-1 कितना हो गया 1 इक्वल टू a ऑफ 0, a ऑफ 0, 1, 1, तो कौन सा फॉर्मूला, अगेन यही वाला, तो a ऑफ m-1 हो गया 0, a m, n-1, तो m, 0, 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट हो गए, a ऑफ 0, a ऑफ 0, a ऑफ 0, इसकी वैल्यू 1, 0, तो 1, 0, 1, 0 पे सेकेंड रूल, मतलब a ऑफ 0, 1। ठीक है, फिर a ऑफ 0, a 0, a 0, इसकी वैल्यू फर्स्ट रूल के हिसाब से n+1 मतलब 2 हो गई, इस पे अगेन फर्स्ट रूल लगेगा, फिर से लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू a ऑफ 0, a 0, 0, 2 कितना हो गया n+1 मतलब 3। ठीक है, तो इस पे अगेन फर्स्ट रूल, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4, और इस पे अगेन फर्स्ट रूल तो 5। इस तरीके से a2, 1 की वैल्यू हो जाती है कितनी 5। ये देखिए, स्टेट एंड जस्टिफाई एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो 2.2। देखो, जो प्रॉब्लम मैं एज इट इज डिस्कस कर चुका हूँ उसका मैं वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूँ, आप DSTL की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख लीजिए, और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट रिंग एंड फील्ड विद एग्जांपल, रिंग एंड फील्ड काफी हमने डिस्कस किया है वीडियो 2.4 में। डिफरेंशिएट कॉम्प्लीमेंट लैटिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, ये मैंने कॉम्प्लीमेंट लैटिस डिस्कस किया हुआ है 3.3 में, और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस डिस्कस किया है 3.4 में, बट इन शॉर्ट में बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट लैटिस ये कहता है कि कॉम्प्लीमेंट लैटिस में हर एक एलिमेंट का एटलीस्ट 1 कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में हर एक एलिमेंट का एटमोस्ट 1 कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। मतलब कॉम्प्लीमेंट लैटिस में हर एक एलिमेंट का एटलीस्ट 1 कॉम्प्लीमेंट, और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में एटमोस्ट 1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद है स्टेट डी मॉर्गन्स लॉ एंड एब्जॉर्प्शन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ सारे लॉज मैंने बताए हुए हैं आपको 3.6 में, सभी को मालूम भी होगा, वीडियो 3.6। ट्रांसलेट द कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ इट रेन्स देन आई विल स्टे एट होम इनटू कंट्रा पॉजिटिव कन्वर्स और इनवर्स, ये मैंने कन्वर्ट करके एज इट इज प्रॉब्लम करवाई है वीडियो 4.1। स्टेट यूनिवर्सल मॉडस पोनेंस एंड यूनिवर्सल मॉडस टॉलरेंस, बहुत ही आसान है, ये मैंने 4.4 में डिस्कस किया है। एक्सप्लेन यूलर्स फॉर्मूला, डिटरमाइन नंबर ऑफ रीजन्स इफ अ ग्राफ हैज 30 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 ईच। ओके, इसको देख लेते हैं। यूलर्स फॉर्मूला होता है v इक्वल टू e माइनस r प्लस 2। ठीक है, वर्टेक्स एजेस रीजन्स। ठीक है, अब कुछ ये तो फॉर्मूला ये हो गया, v इक्वल टू e माइनस r प्लस 2, v वर्टेक्सेस, e एजेस एंड r नंबर ऑफ रीजन्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर किसी ग्राफ में 30 वर्टिसेस हैं, ओके, ऑफ डिग्री 3 ईच, सभी ये हर एक की डिग्री कितनी है 3, तो हमें फाइंड आउट करना था रीजन्स इसमें कितने होंगे, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर किसी में 30 रीजन्स हैं, देखिए हैंड शेकिंग थ्योरम क्या कहती है कि सिग्मा ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स vi, अगर वर्टेक्स है उनकी सबकी डिग्री अगर मैं सम करता हूं तो 2 इंटू ई मिलता है, 2 इंटू एस। ठीक, तो अगर आपको डिग्री वर्टिसेस कितने हैं
30 और सभी की डिग्री कितनी है 3, तो सभी डिग्री का समेशन कितना हो जाएगा 30 इंटू 3 90 इक्वल टू 2 इंटू ई। तो इससे हमें एजेस मिल जाएंगी कितनी 45। ठीक, अब देखिए इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो वर्टेक्स हमारे पास कितने हैं 30 वर्टेक्स हैं और एजेस कितनी आ गई 45 माइनस आर प्लस 2, तो आर इधर ले आइएगा तो 45 माइनस 30 प्लस 2, तो ये आपका पास आ जाएगा 17 रीजन्स। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्सप्लेन पिजन होल प्रिंसिपल विद एग्जांपल। ये काफी डिस्कस हुआ है वीडियो 5.10। आगे चलते हैं। जस्टिफाई दैट फॉर एनी सेट एबीसीडी। ये प्रॉब्लम मैंने एज इट इज कराई हुई है वीडियो 1.3 में। मैंने एक पार्ट कराया हुआ है, दूसरा आप उसी तरीके से खुद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद एक्सप्लेन साइक्लिक ग्रुप। लेट H be a subgroup of finite group G. Justify that the statement the order of H is a divisor of order of G. ये लैग्रेंजेस थ्योरम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइक्लिक ग्रुप भी मैंने कराया है, लैग्रेंजेस थ्योरम का प्रूफ भी मैंने कराया हुआ है 2.3। इसके बाद कहा गया सॉल्व करिए ये यूजिंग के मैप। इसको करा देते हैं। ये प्रॉब्लम गिवन है, सिग्मा लगा हुआ है, ठीक है, और वेरिएबल्स हमें दिए गए थे एक्स वाई जेड टी 4, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ एक्स वाई जेड और टी। तो हम सिंपल टेबल बनाएंगे के मैप के लिए, 4 पार्टीशन, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, और एक्स वाई इधर ले लेते हैं और जेड और टी को इधर ले लेते हैं। अब देखिए पोजीशन देखिए, जीरो मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, अब सीधा सीधा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। 0 पे 1, 0 1 2, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब देखिए पेयरिंग, सबसे पहले 8 की पेयरिंग, तो 8 का तो मुझे बनता दिख नहीं रहा है। देन 4 की पेयरिंग, तो 4 की एक पेयरिंग तो ये हो गई। इसके बाद एक 4 की पेयरिंग ये दिख रही है, इस तरीके से कर देंगे। एक 4 की पेयरिंग हम कॉर्नर से भी कर सकते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। अब ये एलिमेंट छूट गया है, इसको हम लोग 4 में तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो 2 में एक साथ ये आ जाए। ठीक, अब देखिए सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। पहले हमने ये पेयरिंग की थी, तो इसका क्या आंसर मिलेगा जेड टी डैश प्लस, देन फिर 4 की ये पेयरिंग की थी, जिसमें आपको क्या मिलेगा एक्स, एक्स कॉमन है और इधर टी डैश प्लस जेड, सॉरी ये एक्स लिखा हुआ है एक्स टी डैश, ठीक है, और इसमें जेड टी डैश, ठीक है। अब कॉर्नर वाले में देख लीजिए, इन दोनों में आपको मिलेगा वाई डैश और इधर इधर आपको मिल जाएगा टी डैश प्लस ये 2 का जो बना हुआ है, इसमें हमारा क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड। ये आपका आंसर हो जाएगा जेड टी डैश प्लस एक्स टी डैश प्लस वाई डैश टी डैश प्लस एक्स वाई जेड, राइट। नेक्स्ट कह रहा है कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, ट्रुथ टेबल बना देते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम गिवन है, तो फर्स्ट वन इज गिवन है P1 P implies Q डैश implies P डैश। तो इसमें तो सिंपल P और Q दो ही वेरिएबल दिए हैं, हम दो वेरिएबल ले लेंगे P Q, कॉम्बिनेशन लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। मैं दोनों की एक साथ ही बना देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या निकालना है Q डैश और P डैश, तो पहले मैं P डैश लिखता हूँ, क्या जाएगा T T F F, और Q डैश में आपका आ जाएगा 1 सॉरी 2 F T T, ठीक है ना। अब क्या निकालना है P implies Q डैश, P ये रहा Q डैश ये रहा, तो F T T हो जाएगा F F, ये भी ट्रू हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू ट्रू। अब क्या करना है
P implies Q dash और इस पूरे का implies P dash, मतलब this left hand side और right hand side पर P dash, इधर से इधर चलेंगे, true 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 false false true false false। ठीक, तो ये पहला वाला आंसर आपका आ गया। मैं इसी टेबल में दूसरा ही बना देता हूँ, आप अलग से बनाइएगा। अब ये कह रहा है P डैश और Q डैश, ठीक है, P डैश ये था, Q डैश ये था, इन दोनों का और निकालिए, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक, नो 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 नॉट एंड, दिस इज और, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, दिस इज और। नेक्स्ट इज P both implies P डैश और Q डैश, P हमारा ये रहा और का ये रहा, बोथ इम्प्लाइज, मतलब दोनों ट्रू हो दो ट्रू, दोनों फॉल्स हो दो ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड दिस वन ट्रू 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 एंड दिस वन ट्रू दो ट्रू। तो ये आपका आंसर आ गया, फर्स्ट वन का आंसर ये रहा एंड सेकंड वन का आंसर ये रहा। आप एग्जाम में अलग अलग बनाएंगे, मैंने एक साथ ही, ठीक है। इसमें देखिए टेबल में एक मिस्टेक हुआ है, Q डैश जब निकाला था हमने F D T F, F का T और T का F, दिस वन, तो यहाँ F होएगा, तो अब जब यहाँ पर हम लोग इम्प्लाइज करेंगे तो ये F आएगा, और P डैश इम्प्लाइज Q डैश इम्प्लाइज P डैश करेंगे तो F और ट्रू क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। और P डैश और Q डैश करेंगे तो P डैश और Q डैश, तो यहाँ पर F आएगा, और जब बोथ इम्प्लाइज हम इसके साथ लेके चलेंगे इसका दिस वन F और T, तो यहाँ पर भी F आएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से बनाइएगा, जल्दबाजी मिस्टेक हो जाती है। तो ये आएगा T T F T और ये आएगा F F T F, ओके, ये आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। ये जनरेटिंग फंक्शन का प्रॉब्लम एज इट इज डिस्कस हुआ है 5.5, पूरी प्रॉब्लम सेम मैंने कराई हुई है। आगे चलते हैं, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, ये डिस्कस हुआ है वीडियो 3.5। Let this one real numbers a r b a plus square plus b square equal to c square plus d square, justify that r is an equivalence relation। ये सेम प्रॉब्लम एज इट इज मैंने कराई हुई है आपकी वीडियो 1.5। Let R this one find a transitive closure of R using Versal's algorithm। okay, Versal's algorithm डिस्कस नहीं हुआ है, मैं बताता हूँ। इसके बाद ये प्रूफ करना है GOF का इनवर्स F इनवर्स OG इनवर्स, ये दोनों प्रॉब्लम है। देखिए वर्सल्स एल्गोरिथम ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने का एक तरीका होता है। अब देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है, एलिमेंट्स दिए गए थे 1 2 3 और रिलेशन हमको दिया गया है 1, 2, 2, 3 एंड 3, 1। इस पे वर्सल्स एल्गोरिथम से ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना। देखिए ट्रांजिटिव क्लोजर क्या करता है, पहले तो आप इसकी मैट्रिक्स बनाइए, तो मैट्रिक्स मैं नीचे बनाता हूँ, मैं लिख देता हूँ ये वर्सल्स एल्गोरिथम, मैट्रिक्स बना लेता हूँ मैं। 1 2 3 तीन एलिमेंट है, 1 2 3 तीन एलिमेंट यहाँ पर भी है, 1, 2 तो इस पे 1 हो गया, 2, 3 इस पे 1 हो गया, 3, 1 यहाँ 1 हो गया, बाकी एंट्रीज 0 से फिल कर दीजिए। ठीक, ये बन गई मैट्रिक्स। अब देखिए कहता क्या है ये, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, तो टोटल स्टेप कितने लगेंगे इसमें, 3 स्टेप लगेंगे। ठीक, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। अब देखिए स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, आप देखिए कॉलम 1 एंड रो 1, इसमें कहां कहां पर 1 है, तो देखिए रो कॉलम 1 कौन सा हुआ, ये वाला, तो कॉलम 1 में थर्ड पोजीशन में, तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा एलिमेंट 3। ये देखिए रो 1 है, इसमें 1 कहां पर है, पोजीशन 2 पर, तो पोजीशन 2। अब आपको क्या करना है, C1 क्रॉस R1 निकालना,
C1 क्रॉस R1 क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, C1 इंटू R1 का 3 इंटू 2। तो अब आपको इस मैट्रिक्स को अपडेट करना है, इसमें 3 इंटू 2 पोजिशन पे 1 डाल देना है इस पोजिशन पे। तो अब अपडेटेड मैट्रिक्स क्या बनेगी, 0 1 0 0 0 1 1, इस पोजीशन पे 1 डालना है तो 1 0। ठीक, अगेन नंबर डाल दीजिए 1 2 3 और 1 2 3। अब देखिए स्टेप 2, अब देखिए बस जैसे कॉलम 1 रो 1 देखा था, अब देखिए आप कॉलम 2 और रो 2, इसमें किस किस पोजीशन पे 1 आ रहा है। तो कॉलम 2 कौन सा है, ये वाला, तो इसमें 1 और 3 पोजीशन पे, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट आ गए 1, 3। रो 2 ये रही, इसमें कहां पर 1 है, थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पर आ गया 3। अब निकालिए C2 क्रॉस R2, तो C2 क्रॉस R2 क्या होगा, 1, 3 1, 3 देन 3, 3। ठीक है, तो अब इसमें इन दो पोजीशन पे आपको 1 अपडेट करना पड़ेगा। तो 1, 3 कहाँ रहा, ये इस पोजीशन पे 1 अपडेट हो जाएगा, और 3, 3 कौन सी पोजीशन है, ये, इस पे आपको 1 अपडेट करना है। ठीक है, तो अब आपकी अपडेटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 0 1 1 0 0 1 1 1 1। दो जगह पर इन दोनों पोजीशन पे मैंने 1 डाल दिया। अब मैट्रिक्स ये होगी। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, स्टेप 3 में अगेन अब देखिए कॉलम 3 और रो 3, कॉलम 3 में 1 कहां कहां मिल रहा है, तीनों पोजीशन पे, है ना। तो अब आपके पास आया, मैं एरो लगा देता हूं, कॉलम 3 ये रहा, रो 3 ये रहा, कॉलम 3 में तीनों पोजीशन पे 1 है, तो 1 2 3, और रो 3 में भी तीनों पोजीशन पे अब 1 हो गया है, तो ये क्या हो गया, 1 2 3। ठीक, अब आप इनका जरा C3 क्रॉस R3 निकालिए। तो जाहिर सी बात आप देख रहे हैं दोनों में सारे एलिमेंट है, तो ऑल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे ना। फिर भी मैं लिख देता हूं 1, 1 फिर 1, 2 1, 3 फिर 2, 1 2, 2 एंड 2, 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 1 3, 2 और 3, 3। इन पोजीशंस पे आपको 1 अब अपडेट करना पड़ेगा जो मल्टीप्लाई के बाद आया। तो सारी पोजीशन है लगभग, तो यहां भी 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास अपडेटेड क्या है मैट्रिक्स, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक, तो अब जो ये मैट्रिक्स आई है, इसमें जिन जिन पोजीशन पे 1 है वही हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर हो जाएगा। रिलेशन आर का ट्रांजिटिव क्लोजर जो होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 1 1, 2 1, 3 2, 1 2, 2 2, 3 एंड 3, 1 3, 2 3, 3। तो ये प्रोसीजर होता है आपका वर्सल्स एल्गोरिथम का ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फंक्शन मैपिंग दी गई है f a टू b और g दी गई है b टू c, तो हमें प्रूफ करना है GOF का इनवर्स इक्वल टू F इनवर्स O G इनवर्स। तो FOG इक्वल टू GOF वाला मैंने प्रूफ कराया था, ये इनवर्स वाला हमने नहीं कराया था, मैं बता देता हूं। अगर मैं लिखता हूं GOF ऑफ A, GOF ऑफ A, तो आप कैसे लिखेंगे, G ऑफ F ऑफ A इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी B, क्योंकि ये मैपिंग हमको दी गई है ना। हमने एज्यूम किया है A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B और C बिलोंग्स टू C। तो F ऑफ A की वैल्यू क्या हो जाएगी, B, तो यहां पर हो जाएगा G ऑफ B, इसकी वैल्यू हो जाएगी C। अब मैं इसका इनवर्स लिखता हूं, ठीक है ना। तो इनवर्स आप कैसे लिखेंगे, A इक्वल टू, A क्या हो जाएगा, ये A है तो ये क्या हो जाएगा, G ऑफ GOF का इनवर्स, तो इधर क्या है C। ठीक, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए,
अब मैं लिखता हूं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स दिस वन ऑफ सी। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? एफ इनवर्स देन जी इनवर्स ऑफ सी। तो जी इनवर्स ऑफ सी क्या होगा? जी इनवर्स ऑफ सी ये लिखा है ना, देखिए जी बी इक्वल टू दिस लिखा है और सी दिस लिखा है, तो जी इनवर्स ऑफ सी क्या हो जाएगा? बी। जाहिर सी बात है, तो हम यहां पर डाल देते हैं इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ बी। और बी का इनवर्स क्या होगा हमारा? यहाँ पे देखिए हमने क्या एज्यूम किया था, ये देखिए एफ ऑफ ए इक्वल टू हम क्या लिखते थे? बी। तो बी का इनवर्स क्या क्या निकालेंगे हम? तो ए हो जाएगा ना। एफ इनवर्स बी इक्वल टू क्या आ गया? ए। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए आप, इसकी वैल्यू भी ए है और इसकी वैल्यू भी ए है, तो ये वाली चीज इक्वल हो जाएगी किसके? इस वाली चीज के। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जी ओ एफ का इनवर्स, भाई ये सी है, कॉमन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। इस तरीके से ये हो जाएगी। आगे चलते हैं। Define binary operation on this x star y equal to x plus y plus 1 for all xy belongs to this. Verify that z comma star is an abelian group. Discuss properties of abelian group. x star y equal to दिया गया है x plus y plus 1 और इसको प्रूफ करना है हमें क्या? अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब देखिए इसमें बेसिकली पहले तो कहा गया इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करिए, देन इसको सॉल्व करिए। तो प्रॉपर्टीज आप डिस्कस कर लेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे अबेलियन ग्रुप के केस में? क्लोजर, देन कम्यूटेटिव, देन एसोसिएटिव, देन आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और देन इनवर्स एलिमेंट। ये 5 प्रॉपर्टी आपको पहले बतानी थी, फिर ये सॉल्व करना था। प्रॉपर्टीज तो आपको आती होंगी, मैंने पहले भी डिस्कशन में लिया हुआ है कई बार। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। फर्स्ट वन इज क्लोजर। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम में गिवन है कि ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर z, है ना। तो z दिया गया है, सेट ऑफ इंटीजर z। तो देखिए क्लोजर का मतलब इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू z, तो जाहिर सी बात है जब आप x स्टार y करेंगे तो इससे x प्लस वाई प्लस 1 आता है, तो इन दोनों का एडिशन भी ये भी बिलोंग करेगा सेट z से, इंटीजर से। दो इंटीजर का एडिशन है और उसमें 1 प्लस किया गया है, तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ इंटीजर z। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। आप यहां पर लिख दीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। दूसरी देखिए कम्यूटेटिव, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। कम्यूटेटिव कैसे करेंगे? x स्टार y इक्वल टू क्या हो गया? x प्लस वाई प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस x प्लस 1। तो ये क्या हो गया? y स्टार x। तो x स्टार y इक्वल टू y स्टार x। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अब देखिए एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब लिखते जाइएगा। एसोसिएटिव का मतलब x स्टार y स्टार z, है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा? x स्टार y स्टार z को जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा? y प्लस z प्लस 1। ठीक, अब आप इस पूरे को एक्सपेंड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? x प्लस y प्लस z प्लस 1, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, देन प्लस 1। तो अब इसको लिख लीजिएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 प्लस 1। हमें क्या प्रूफ करना है? ब्रैकेट इधर आ जाए, है ना, x स्टार y के साथ और z अलग चला जाए। तो देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1, ये मैंने एक साथ ले लिया और प्लस z प्लस 1 अलग लगा लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका x स्टार y। अब लिख देते हैं प्लस z प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? x स्टार y देन फिर स्टार z। तो आप इसको लेके चले और ये आपका आ गया। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड
करती है। आप अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दोनों इक्वल कर सकते हैं, वो भी ठीक है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब प्रॉब्लम क्या गिवन है, एक्स स्टार वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एक्स स्टार ई इक्वल टू एक्स, यही होता है ना। तो इसको एक्सपेंड करिए इसके हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ई प्लस वन इक्वल टू एक्स। ठीक है, ई की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, ई इक्वल टू -1। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रूफ हो गया। आप बताइए कि -1 इज अ इंटीजर, सो दिस इज, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। फिफ्थ वन देखिए, एग्जिस्ट, इसीलिए कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स स्टार एम, अगर एम इनवर्स है तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसको एक्सपेंड करिए, एक्स प्लस एम प्लस वन इक्वल टू, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकाला आपने, -1। तो अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m को आपने इनवर्स एज्यूम किया था, तो m इक्वल टू -1 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 माइनस x इक्वल टू -2 प्लस x, ब्रैकेट में कर दो। तो दो इंटीजर का एडिशन है, साइन बदला है, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। सो x स्टार y इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जस्टिफाई करना है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मैं दोनों एक साथ ही ले लेता हूं, पूरा पार्ट डिस्कस कर लूंगा। इफ एंड बी आर आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ G देन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओनली इफ G इज एन अबेलियन। ठीक है, इन दोनों का प्रूफ देख लेते हैं। पहले सब ग्रुप वाला देख लेते हैं। ये कह रहा है कि G, O एक ग्रुप है, कोई भी ऑपरेशन में ले लेता हूं, यहाँ पे O कर लीजिए, स्टार कर लीजिए, मैं O लिख लेता हूं। ये हमारा ग्रुप है और इसके दो सब ग्रुप होंगे, H1 विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन O एंड H2, O। ये क्या है, दो सब ग्रुप, सब ग्रुप। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अलग अलग तो ये भी सब ग्रुप है, अलग अलग ये भी सब ग्रुप है। तो हमें प्रूफ करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो आएगा ये भी हमारा सब ग्रुप होगा। मतलब हमें गिवन क्या है, ये ग्रुप है और ये अलग अलग तो सब ग्रुप हैं, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि इनका का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। तो देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूं। मैं बेसिकली इससे पहले एक थ्योरम होती है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। सब ग्रुप प्रूफ करना हो अगर कहीं पर, तो उसका तरीका ये होता है कि अगर दो एलिमेंट a, b हैं, अगर दो एलिमेंट a, b हैं जो कि H1 इंटरसेक्शन H2 से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो हम ये प्रूफ कर दें अगर AOB इनवर्स ये भी अगर इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा तो हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। देखो, कहीं पर भी सब ग्रुप प्रूफ करना हो, उसका सीधा सीधा फंडा ये है, हम इस तरीके से करते हैं। ये एक थ्योरम है, इफ A, B अगर किसी सेट में बिलोंग करता है, किसी सबसेट में बिलोंग करता है H, और अगर AOB इनवर्स मतलब जो ऑपरेशन आपको O दिया गया है वो भी अगर उस सेट में सबसेट में एग्जिस्ट कर जाता है, तो फिर वो हमारा H जो है वो सब ग्रुप हो जाता है। अगर आप इसका प्रूफ समझना चाहें तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि दो एलिमेंट अगर उसमें एग्जिस्ट करेंगे तो सब ग्रुप का मतलब क्या होता है कि सबसेट हो और ग्रुप अपने आप में हो, सबसेट तो हो गया। अब ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो ये कहता है कि बी का इनवर्स, सपोज करो बी इनवर्स है, तो वो भी उसमें एग्जिस्ट कर गया, और इसका इसके साथ जब आप ऑपरेशन कराएंगे तो वो भी एग्जिस्ट कर जाएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। और जब आप ये करेंगे तो क्लोजर और इनवर्स से हमारा क्लोजर और इनवर्स हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है, जबकि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ऑलरेडी जो ग्रुप दिया गया होगा उससे प्रूफ हो जाएगी। तो इन शॉर्ट आप ये याद रखिए, कहीं पर भी अगर आपको सब ग्रुप प्रूफ करना है तो सिंपल
अगर ये दोनों उसमें एग्जिस्ट करते हैं तो ए ओ बी इनवर्स को आप उसमें एग्जिस्ट करा दीजिएगा तो आपका वो सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। अब देखो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जी ग्रुप दिया गया था, ये सब ग्रुप दिए गए थे, अब हमें ये सब ग्रुप में प्रूफ करना है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि ए कॉमा बी इसमें बिलोंग करते हैं और हम प्रूफ कर देंगे कि ए ओ बी इनवर्स जो है ये इसमें एग्जिस्ट करेगा तो हमारा ये सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, लेट, मैंने एज्यूम किया कि ए कॉमा बी ये बिलोंग कर रहे हैं H1 इंटरसेक्शन H2 में, ये हमने एज्यूम कर लिया जो मैंने अभी बात बोली फर्स्ट लाइन। ठीक, तो इससे क्या निकलेगा, अगर ये इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा तो ए कॉमा बी जाहिर सी बात है H1 में भी मिलेगा और ए कॉमा बी आपको H2 में भी मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगर ये H1 और H2 तो अलग अलग सब ग्रुप हैं ही, है ना, तो इससे हम कह सकते हैं ये अलग अलग सब ग्रुप है ना, तो ए ओ बी इनवर्स H1 में मिलेगा। जाहिर सी बात है अगर H1 सब ग्रुप है, ब्रैकेट में लिख दीजिए इफ H1 इज सब ग्रुप ऑफ G, तो गिवन है। इससे क्या होगा कि ए कॉमा बी H2 में है, H2 भी हमारा सब ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है यहां से भी ए ओ बी इनवर्स ये H2 में भी मिलेगा। क्यों, इफ H2 इज सब ग्रुप ऑफ G। अब देखिए ए ओ बी इनवर्स H1 में भी है, ए ओ बी इनवर्स H2 में भी है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ए ओ बी इनवर्स जाहिर सी बात है H1 इंटरसेक्शन H2 में भी मिलेगा। तो देखिए हमने ये बात प्रूफ कर दी इस बात से स्टार्ट करते हुए। वही तो मैंने तरीका आपको ये भी बताया था कि आप ये लेके चलिए और ये प्रूफ कर दीजिए। तो हेंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। बस ये सिंपल सा प्रूफ है, राइट। अब नेक्स्ट इसी में के साथ में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी उसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखी है कि ग्रुप G इज अबेलियन, ग्रुप G इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ आ गया, तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था लास्ट पेपर के एग्जाम में, जहां पर भी इफ एंड ओनली इफ आ जाए वहां आपको दोनों चीजें प्रूफ करनी होंगी, इसको लेके ये भी प्रूफ करना पड़ेगा और इसको लेके ये भी प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, बोथ एम्प्लॉइज, है ना। अब देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमने पहले ये लेके चलते हैं ग्रुप G इज अबेलियन, ग्रुप G इज अबेलियन। तो अबेलियन का मतलब क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, मेनली ग्रुप और अबेलियन ग्रुप में ये तो डिफरेंस होता है कि ग्रुप में क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स होती है और अब अबेलियन ग्रुप में क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव एडिशनल आ जाता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी ए एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ग्रुप G। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो ए बी का स्क्वायर, ठीक, नहीं दोनों तरफ का स्क्वायर मत कीजिए, ए बी इक्वल टू बी ए ये प्रॉपर्टी होगी, हम अब इसका यूज कर लेंगे। अब हमने लेफ्ट हैंड लेके चले ए बी स्क्वायर को, ठीक है, इसमें से लेफ्ट हैंड उठा लिया ए बी का स्क्वायर, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर करोगे तो ए बी और ए बी, ठीक। अब हम इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, मतलब हम इनका ऑर्डर बदल सकते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ए इधर ले लिया और बी ए को एक ब्रैकेट में कर लिया और बी इधर कर लिया, ठीक। ये कैसे हो गया, आप लिख लीजिएगा एसोसिएटिविटी से, एसोसिएटिव, है ना। अब बी ए किसके इक्वल है, ए बी के, गिवन है ये प्रॉब्लम में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी और बी, ठीक। ये क्या था, गिवन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ये गिवन है हमें। अब फिर से एसोसिएटिव लगा दीजिए, तो ए एक साथ आ जाएगा और बी भी एक साथ आ जाएगा, अगेन एसोसिएटिविटी से। तो अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। हम ये लेके चले थे और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसको लेके जो ये वाली बात प्रूफ करनी थी ये हमने कर दी, एक तरफ का प्रूफ हो गया। इफ एंड ओनली इफ है, अब दूसरा डायरेक्शन देखिए, कन्वर्सली, कन्वर्सली
दूसरी तरफ कैसे करेंगे, हमें ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब कन्वर्सली हम क्या करेंगे, ये चीज लेके चलेंगे और प्रूफ कर देंगे ए बी इक्वल टू बी ए, तो हम कह सकते हैं ग्रुप जी हमारा अबेलियन होगा। तो ठीक है, इसका जरा स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा ए बी, और इधर क्या जाएगा ए बी। ठीक, ये क्या दिया गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको सीधा ऐसे लिख लीजिए ए ए बी बी। ठीक, अब थोड़ा सा एसोसिएटिव लॉ का यूज कर लीजिए, आपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ले आते हैं, ए इधर ले लिया, बी ए एक साथ ले लिया, बी इधर ले लिया, इधर ए एक तरफ ले लिया, ए बी इधर ले लिया और बी इधर ले लिया। ठीक, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, तो हमें क्या मिला बी इक्वल टू ए बी बी। अब राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दीजिए, तो उससे क्या मिल जाएगा बी ए इक्वल टू ए बी। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, हेंस ग्रुप जी इज अबेलियन, हेंस ग्रुप जी इज अबेलियन। तो इससे हमारी दोनों बातों से बात प्रूफ हो गया। आप नीचे एक लाइन और लिख दीजिएगा, हेंस ग्रुप जी इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो पहले मैंने अबेलियन लेके इस बात को प्रूफ किया, देन दोबारा इसको लेके हमने अबेलियन प्रूफ कर दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करा दी। तो इस तरीके से हमारी ये थ्योरम प्रूफ, ये प्रॉब्लम प्रूफ हो जाती है, राइट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिफाइन मॉड्यूलर लैटिस। मॉड्यूलर लैटिस मैंने डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी वीडियो 3.3। ये क्या, जस्टिफाई दैट इफ ए एंड बी आर एलिमेंट्स इन ए बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, ठीक है, बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, इफ ए हैज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, देन ये बात हमको प्रूफ करनी है। ओके, इस प्रॉब्लम में हमको क्या क्या गिवन है कि बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, ए डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, बी डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और प्रूफ करनी है ये चीज। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बहुत आसान सी प्रॉब्लम थी। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है क्या, ए दिस वन सी इक्वल टू ए दिस वन बी और ए दिस वन सी, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बेसिकली, है ना। और दूसरा लॉ हमारे पास होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ए दिस वन इक्वल टू ए दिस वन बी एंड ए लीस्ट अपर बाउंड सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों, ठीक है ना। अब इसमें कहा गया है कि पहला तो हमें ये प्रूफ करना है ना, और दूसरा ये प्रूफ करना है। इसके लिए देखिए ये किस फॉर्म में है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए दिस वन, ए की वैल्यू ए रख देते हैं यहाँ इसमें, और बी की वैल्यू ए डैश रख देते हैं, और सी की वैल्यू बी रख देते हैं। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए डैश, और सी की वैल्यू क्या होगी बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए दिस वन, बी की वैल्यू क्या है ए डैश दिस वन, और ए की वैल्यू ए और सी की वैल्यू क्या है बी। ठीक, तो ये हो गया। अब देख लीजिए ये है ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश। आपको पता है जब कोई कॉम्प्लीमेंट लैटिस होता है, सपोज करो ये ए है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, तो इनका अपर बाउंड जो होता है, लीस्ट अपर बाउंड, वो हम 1 एज्यूम करते हैं, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या एज्यूम करते हैं 0। तो ए और ए डैश का ग्रेट लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा 1, दिस वन ए दिस वन बी। ठीक, तो हम और 1 और किसी एलिमेंट का 1 के साथ अगर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालते हैं, तो 1 तो हमेशा ऊपर होता है, एलिमेंट सपोज करो ये रहा, तो किसी भी एलिमेंट का 1 के साथ जब हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही एलिमेंट। तो हमें ये मिल गया, तो फर्स्ट वाली लाइन हमारी प्रूफ हो गई। अब देखिए सेकेंड के, इसमें a इक्वल टू ए ही रखना है, b इक्वल टू ए डैश रखना है, और c इक्वल टू b रखना है, ठीक है ना। इस तरीके से रख दीजिए a दिस वन a डैश दिस वन b इक्वल टू क्या मिलेगा a दिस वन, b की वैल्यू हो गई a डैश और a दिस वन b। ठीक, तो इसमें क्या दिया गया है a डैश का कॉम्प्लीमेंट है, तो a और a डैश का GLB क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट का GLB क्या मिलता है हमेशा 0, तो 0 दिस वन a दिस वन b। अब किसी भी एलिमेंट का आप 0 के साथ लीस्ट अपर बाउंड जब निकालते हैं तो 0 तो नीचे होता है,
अपर बाउंड ऊपर चाहिए तो हमें क्या मिलेगा, यही एलिमेंट ए दिस वन बी। तो इससे हमारी ये दूसरा वाला भी गिवन स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। ठीक, इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। बस इसके प्रूफ के लिए आपको ये रूल्स पता होने चाहिए और ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एलयूवी जीएलवी के केस में कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जस्टिफाई दैट D30 कॉमा डिवाइडेड बाय इज अ लैटिस, और दूसरे में कहा गया है कि D6 और D2 बी द लैटिस पावर सेट ऑफ दिस, वेयर पावर सेट के लिए निकालने का ए कॉमा बी, मतलब एक लैटिस L1 है D6 और दूसरा लैटिस दिया गया है PS कॉमा दिस और इसका एलिमेंट दिए गए ए कॉमा बी। जस्टिफाई दैट टू लैटिस आर आइसोमॉर्फिक। तो आइसोमॉर्फिक लैटिस में हमने ये प्रॉब्लम डिस्कस किया हुआ है इन द वीडियो ऑफ 3.5, आप देख लीजिएगा, वहां पर ये प्रॉब्लम डिस्कस है। D36 कॉमा डिवाइडेड बाई, इसको मैं बता देता हूँ। इसके एलिमेंट आप निकालिए, क्या आएंगे 1 2 3, इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ 36। तो 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 7 नहीं होगा, 8 नहीं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बस इसके बाद आएगा सीधा 36। ये आपके डिवाइजर्स आ गए। इसका हैश डायग्राम पहले बना लीजिए। तो सपोज करिए आया 1 से क्या डिवाइड होगा 2 एंड 3, ये आ गया 2, ये आ गया 3। इसके बाद 4, तो 4 तो इधर जाएगा भाई, 4 6 इधर जाएगा और 6 से 2 भी कनेक्ट होगा। इसके बाद 9, तो 3 6 9 केवल 3 से डिवाइड होगा, तो हम इसको यहां बढ़ा देते हैं, ये लीजिए 9। इसके बाद क्या आया 12, तो 12 हमारा 3 और 6 से डिवाइड होगा, है ना, 4 से इधर होगा, तो हम 12 को यहां बढ़ा देते हैं, ये रहा 12, और 12 से 2 4 तो कनेक्ट हो ही गया, इधर 3 कनेक्ट होगा और इधर 6 कनेक्ट होगा। ठीक है, अब क्या आया 18, तो 18 6 से ऊपर बढ़ा देता हूं 18, तो यहां से तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो ही गया, ये 9 से और कनेक्ट हो जाएगा, ये 4 से नहीं होगा, उससे नहीं होगा। अब बचा 36, आप प्रॉपर ऑर्डर में बना लीजिएगा। 36 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लीजिएगा। 36 12 से भी कनेक्ट हो जाएगा और 18 से भी कनेक्ट हो जाएगा। ये बन गया आपका लैटिस। तो ये आपका लैटिस बन गया। अब देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको ये हैश डायग्राम बना, लैटिस कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसकी आप टेबल बना दीजिएगा। टेबल मैंने आपको बताया था, ऑपरेशनल टेबल। तो हर एक एलिमेंट का जीएलवी और एलयूबी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखिए इसमें हर एक एलिमेंट का जीयूबी और एलयूबी एग्जिस्ट करेगा। मैं देखो शॉर्टकट बताता हूं, अगर बाउंडेड है, नीचे सारी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब हर एक पेयर का जीएलवी मिलेगा, और अगर ऊपर बाउंडेड है 36 पे, तो हर एक पेयर का आपको एलयूबी भी मिलेगा। बट आप ऑपरेशनल टेबल बना के जीएलबी और एलयूबी हर एक पेयर का दिखा दीजिएगा, इसका मतलब है D36 कॉमा डिवाइडेड बाई आपका लैटिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी रूल्स ऑफ इन्फेरेंस को यूज करना है और जस्टिफाई दैट 3 हाइपोथेसिस इंप्लाइज द कंक्लूजन दिस की वैलिडिटी चेक करनी है। सेम प्रॉब्लम डिस्कस हुआ है, ये वीडियो 4.6 बिल्कुल सेम। मैंने जब वीडियो बनाई थी तो इन प्रॉब्लम्स को कंसीडर किया हुआ था। इसके बाद ये वाला दिया है प्रीमाइसेस आर इनकंसिस्टेंट, ये भी मैंने 4.6 में ही डिस्कस किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके डीएसटीएल की प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख लीजिएगा, वहां आपको इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। आगे ग्राफ कलरिंग एंड क्रोमेटिक नंबर, तो ग्राफ कलरिंग भी बताया है, क्रोमेटिक नंबर भी बताया है वीडियो 5.8 में। हाउ मेनी एजेस इन K7 एंड K3,3, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आइसोमॉर्फिक ग्राफ एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ, तो ये हमने दोनों चीजें डिस्कस की हुई हैं वीडियो 5.7 में, आइसोमॉर्फिक ग्राफ भी और हैमिल्टोनियन ग्राफ भी। बाइपर्टाइट ग्राफ भी टाइप्स ऑफ ग्राफ में 5.7 में डिस्कस किया हुआ है। हैंडशेकिंग थ्योरम, सिग्मा डी आई
dvi इक्वल टू 2e, ये भी हमने डिस्कस की हुई है 5.6 में, वीडियो 5.6 में। और डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, हाउ मेनी एजेस आर इन K7 एंड K3, 3। तो देखिए K7 में पूछा गया है और K3, 3। इसका मतलब क्या है, स्टार वर्टेक्स है 7 नोड्स का, तो किसी भी नोड्स में किसी भी कंप्लीट ग्राफ बनता है ये 7 नोड्स का, तो उसमें n-1/2 एजेस होती हैं। तो इससे क्या निकलेगा, 7 - 1/2, इससे आपका आ जाएगा 21 एजेस। ये बाइपर्टाइट ग्राफ का टाइप होता है 3,3, तो 3,3 का कंप्लीट बनता है। तो इसमें अगर फॉर्मूला होता है कि अगर Km, n है तो m मल्टीप्लाइड बाई n एजेस होंगी, तो इससे 3 × 3 इक्वल टू, इसमें कितनी एजेस होंगी, 9। तो इसमें 21 और इसमें 9 एजेस होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जस्टिफाई दैट इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ टोटल नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन। और दूसरी प्रॉब्लम दी गई है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ इज n-1/2। ये छोटी छोटी दो थ्योरम्स है, मैं आपको बता देता हूं। पहला वाले में जो पहली थ्योरम है उसमें प्रूफ करना है नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस, ऑड डिग्री वर्टिसेस, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन। मतलब जो ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस होंगे उनकी टोटल काउंटिंग कितनी होगी, इवन होगी। तो देखिए हैंड शेकिंग थ्योरम क्या कहती है, सिग्मा, अब मैं i इक्वल टू 1 to n नहीं लिख रहा हूं, चलो आप लिख लीजिए 1 to n डिग्री ऑफ vi ऑल दी वर्टिसेस इक्वल टू 2 × e, एजेस हो गए 2 × e। तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा अगर जिसकी इवन डिग्री होगी उनका सम प्लस जिसकी ऑड डिग्री होगी उसका सम, vi। सपोज करो यहां पर मैं, चलो vi लिख दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 × e। भाई जिसका इवन होगा, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि सारे वर्टेक्स की डिग्री उनका सम क्या होता है 2 × e। तो सारे वर्टेक्स या तो इवन डिग्री के होंगे या ऑड डिग्री के होंगे, तो इवन प्लस ऑड इक्वल टू क्या हो गया 2e। तो अब मैं यहां पर डाल देता हूं सिग्मा, अगर ऑड डिग्री है तो ऑड डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 2e माइनस सिग्मा ऑफ इवन डिग्री वर्टिसेस। तो चूंकि ये भी एक इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है, इनकी टोटल काउंटिंग क्या है, इवन। तो इवन माइनस इवन क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो सिग्मा ऑड वर्टिसेस की डिग्री का अगर मैं समेशन करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस जो होंगे वो हमारा क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके नीचे एक लाइन और आपको लिखनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस का जो डिग्रीज होंगी वो इवन होंगी। तो जाहिर सी बात है इससे हम लिख सकते हैं सिंस द नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस, ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन। ठीक, तो एक छोटी सी थ्योरम थी। इसी में एक अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट पार्ट क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ मतलब लूप नहीं होगी, सिंपल ग्राफ इज n-1/2। तो ये भी आपका सिंपल प्रूफ है। देखिए कैसे, अगर किसी वर्टेक्स में सपोज करिए 2 एजेस है, यहां पे बनाता हूं, अगर इसमें आपके 2 वर्टिसेस हैं, ये वर्टिसेस है, ठीक है, v। ठीक, तो उसकी डिग्री, वो 2 वर्टिसेस होंगे तो उसकी डिग्री कितनी होगी, एजेस, 2 वर्टिसेस हैं तो एजेस कितनी होगी 1, जाहिर सी बात है। अगर 1 वर्टेक्स है तो एजेस कितनी होंगी 0। अगर 3 वर्टेक्स हैं तो 3 वर्टेक्स हैं हमारे पास, तो उसमें एजेस कितनी होंगी 2। आप 3 एजेस नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि सिंपल ग्राफ है, साइकिल एग्जिस्ट
नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कितनी एजेस हैं, n-1, इसमें भी n-1 और इसमें भी n-1, ठीक है ना। अगर आप ये आगे चलता चला जाएगा तो अगर इनका मैं सम निकालूंगा तो क्या होगा, n-1 प्लस n-1 प्लस n-1 प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, n टाइम्स आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो अगर n टाइम्स हो जाएगा तो इसका टोटल एडिशन कितना हो जाएगा, n इंटू n-1, है ना। और हैंडशेकिंग थ्योरम क्या कहती है कि समेशन ऑफ ऑल डिग्री वर्टिसेस इक्वल टू 2 इंटू वी, 2 इंटू ई। तो आपने ये क्या निकाल दिया, समेशन ऑफ ऑल डिग्री वर्टिसेस निकाला ना, तो क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू ई। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 बाई 2, ठीक भाई पहले की, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, अगर और एक्सप्लेन करना चाहें हम लिख सकते हैं, वी हैव n vertices of total degree is n-1, ठीक। तो यहाँ पर और ये वैल्यू मैंने रख दी n-1 इक्वल टू 2e, इक्वल टू हो गया n-1 बाई 2। तो ये हमारी चीज जो प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये DSTL के मैंने लास्ट 4 इयर्स के आपको सोल्यूशन दे दिए हैं, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22। कोई प्रॉब्लम आई कमेंट बॉक्स में डालिएगा। व्यू में दिक्कत हो वीडियोस की तो आप रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि पेन में कई बार वो दिखता नहीं, तो क्वालिटी आप इंप्रूव करके देख लीजिएगा। बाकी कहीं कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तो मेरे हिसाब से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मैंने आपका पूरा सिलेबस भी कवर अप किया है और मैंने आपका सारा पेपर भी डिस्कस किया हुआ है। देखिए मेरा एक सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए, जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले तो आप सारा सिलेबस कंप्लीट करिए जो मैंने की सारी वीडियोस में कवर अप किया हुआ है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप एटलीस्ट 4 इयर्स के यूनिवर्सिटी पेपर्स, एटलीस्ट लास्ट 4 इयर्स यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स, इसको आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में हो या ना हो, क्योंकि पेपर सेट कहीं से भी हो सकता है। एटलीस्ट वो पेपर जरूर सॉल्व करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी आपके समझ में आ जाएगा। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक चीज मैं बताना चाहता हूं, बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं कि सर थ्योरम्स का क्या करें, बहुत सारी थ्योरम्स हो जाती हैं, हर चैप्टर में थ्योरम्स हो जाती हैं, तो हम कितनी थ्योरम्स को सॉल्व करें। देखो इसमें मेरा एक ही सजेशन रहता है कि जितनी मैंने आपको वीडियोस में थ्योरम्स कराई हैं उतनी कर लीजिए। उसके अलावा जब मैं सिलेबस कवर अप कर रहा था तो उस टाइम जो वीडियोस में डिस्कस की हैं उनको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो लास्ट 4 ईयर यूनिवर्सिटी पेपर्स में जो आपकी थ्योरम्स आई हुई हैं वो कर लीजिएगा, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि अगर आप देखिए सारी थ्योरम पढ़ के जाएंगे और फिर वहां जाके सारी भूल गए तो उससे कोई पर्पज हल नहीं होगा। आप जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट थी वो मैंने करा दी है, उसके अलावा जो पेपर्स में पूछी गई हैं वो मैंने पेपर्स के सोल्यूशन में करा दिया है। तो उतनी थ्योरम्स मोर देन सफिशिएंट हैं, उतनी आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, और उसी में से ही आपको यूनिवर्सिटी में जो आपकी थ्योरम्स आती हैं वो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अगर फिर भी छूट जाती है तो हम और वाला जो क्वेश्चंस रहते हैं ना जो हमारे चॉइस में रहती हैं आप उनसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो थ्योरम्स इतनी ही करिएगा, सारी के चक्कर में मत रहिए, ठीक। बाकी कहीं कोई डाउट चाहिए, कोई आपको कुछ हेल्प चाहिए, मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई देता रहूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।